हाँ, आज है एनाटॉमी का पहला लेक्चर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं। तो एनाटॉमी को सबसे पहले हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि ये है क्या, इसका मतलब एना और टमी। एना मीन्स होता है कंटिन्यूस और कटिंग मीन्स टमी मीन्स होता है कटिंग। तो ऐसा विज्ञान जो हमें कंटिन्यूस कटिंग से प्राप्त हो, मतलब कि डाइसेक्शन से। ठीक, तो एनाटॉमी का जो क्षेत्र है वो डाइसेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है। बिना डाइसेक्शन के यहाँ पर ये समझ में आता है हम लोग को कि एनाटॉमी हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये हो सकता है द साइंस विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कंटिन्यूअस कटिंग, मतलब कि डाइसेक्शन, इट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वर्ड को हम लोग ने समझा। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है। Anatomy is a branch of morphology concerned with the study of internal structure, organism and their parts. ठीक, Anatomy is the identification and description of the structures of living things. It is a branch of biology and medicine. Anatomy जो रहती है हमारा बायोलॉजी पढ़ने में और मेडिसिन दोनों को पढ़ने में काम में आती है। बिना एनाटॉमी के हम लोग अप्लाइड एस्पेक्ट्स की स्टडी जो है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग मानिए मेडिकल साइंसेस में सर्जरी जो ब्रांच रहती है हमारी, या हमारी मेडिसिन ब्रांच जो रहती है, उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग बिना एनाटॉमी, प्रॉपर नॉलेज ऑफ एनाटॉमी के हम लोग के लिए पढ़ना असंभव है। तो सबसे पहले हम लोग को एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, तो रचना शरीर की परिभाषा हम लोग देखेंगे। रचना शरीर जो है हमारा आयुर्वेद का एनाटॉमी कहलाया जाता है कि शरीर की रचना किस प्रकार से हुई है। ठीक, तो इसका एक श्लोक दिया जाता है, आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लिख के आना पड़ेगा, इसको याद कर लेना बच्चों आप लोग। रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम। जिस शास्त्र में अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे रचना शरीर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले जो हमारा मॉडर्न में सबसे पहले जो पॉइंट है वो एम्ब्रियोलॉजी का पॉइंट है। ठीक है, ये अभी तक हम लोग ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमी पढ़ा। ठीक, ये आपकी डेफिनेशन जो 2 नंबर में मैक्सिमम लिखने को आ सकती है। अब हमारा एम्ब्रियोलॉजी यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द स्टेज ऑफ ओवम फर्टिलाइजेशन थ्रू द फीटल स्टेज। एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है कि हमारा जो ओवम से एक पूरा का पूरा फीटस जब तक बनता है, सारी की सारी स्टेजेस हमारी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती हैं। ठीक है, देखो, द बॉल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स दैट रिजल्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को हम लोग ने यहाँ पर डिफाइन किया। एम्ब्रियो क्या होता है? इट इज़ अ बॉल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, जो हमारा फर्टिलाइजेशन, जो हमारा स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिवाइडिंग बॉल बनता है सेल्स का, उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट हम लोग ने लिमिट कर दी है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर 8 वीक्स। तो 8 वीक्स तक हमारा जो भी स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा उसको हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। फ्रॉम 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द टर्म इज यूज्ड एज फीटस। और 8 वीक्स के बाद हम लोग अपना जो उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसको हम लोग फीटस कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पेरीनेटल पीरियड, ओवम, एम्ब्रियो, प्रीनेटल पीरियड आता है ये, उसमें ओवम, एम्ब्रियो और फीटस आता है। ओवम जो रहता है हमारा 0 to 14 डेज तक का स्टेज रहता है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये MCQs वगैरह में पूछा जाता है। और एम्ब्रियो जो रहता है इट इज़ अ 14 डेज to 8 वीक्स स्ट्रक्चर रहता है एम्ब्रियो, जैसा भी हम लोग ने ऊपर पढ़ा। और फीटस जो रहता है वो 8 वीक्स टिल बर्थ हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। हमारे एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं? तो सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी की स्टेज आती है। ठीक, मतलब ब्रांच होती है, डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द एम्ब्रियोज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ये जो एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच है जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स रहते हैं उनसे डील करता है, उनको समझाता है। ठीक, अब आता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स अमंग द एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स के जो एम्ब्रियो रहते हैं उनके बीच का कंपैरिजन जो हमें ब्रांच के बताती है
एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच बताती है, उसको हम लोग कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी आती है, इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, क्लोनिंग एनिमल्स एंड टेस्ट ट्यूब बेबी। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे जो भी जेनेटिक टेक्निक नई हम लोग निकालते हैं, जैसे क्लोनिंग कर दिया एनिमल्स की या टेस्ट ट्यूब बेबी कर दिया, जो इन विट्रो मतलब इन लैब में हम लोग जो भी जेनेटिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो सारा हमारा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का एस्पेक्ट होता है। अब आता है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। देखो हमारा एम्ब्रियो किस चीज़ से बना है, किस केमिकल से, बेसिकली इंपॉर्टेंट केमिकल से बना है, डीएनए और आरएनए। ठीक, तो द स्टडीज रिगार्डिंग द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो, दैट इज द डीएनए की स्टडी अगर जिस एस्पेक्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी से हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। अब आता है बच्चों टेरेटोलॉजी, स्टडीज ऑफ द मेल फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। टेरेटोलॉजी में हम लोग एम्ब्रियोज के मेल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ और ओवम के बारे में हम लोग को बताया जाएगा। इसमें देखो प्रॉफ लेवल पे हम लोग का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, 5 या 2 नंबर पे आ सकता है। ये सारी चीज़ आप लोग प्रीवियस बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ के आते हो अपने नीट के लेवल पर यहाँ पर एक बार आप लोग को रिवाइज करना बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जैसे जानते होंगे, स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ठीक है, मेजरली इसमें 4 पार्ट होते हैं जो अभी हमने बताया, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हेड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। हेड के ऊपर अपाइकल पार्ट पे एक्रोसोम कैप रहती है। ठीक है, इसमें जो रहता है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, जैसे कि हाइलुरोनिडेज। जब हमारा स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है तो बाहर जो हमारा हाइलुरोनिक एसिड की एक ओवम के बाहर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, उसको डिज़ोल्व करता है हमारा हाइलुरोनिडेज। उसको डिज़ोल्व करके ही हमारा स्पर्म का जो डीएनए का कंटेंट है वो ओवम में एंटर कर पाता है। और इसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड इन नंबर। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग को पता होगी। और इसकी नेक होती है, नेक में सेंट्रियोल्स होते हैं। मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस में कॉलर कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में इसके कॉलर होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इसके फ्लैजुलम की बात करते हैं। एक इसका फ्लैजुलम टेल पार्ट रहता है जो कि स्पर्म को मोटाइल करता है, स्पर्म को हमारे फीमेल के यूरिन मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्विम कराता है बेसिकली, और इसको प्रोपोगेट करने में मदद करता है। इसकी जो लेंथ रहती है 0.05 मिलीमीटर रहती है। पार्ट्स इसके 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी, टेल। जो इसका पीएच रहता है स्पर्म या सीमेन का पीएच जो रहता है 6 to 8 रहता है। कलर रहता है वाइटिश येलो रहता है, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने बताया स्फटिकाभम मतलब कि फिटकरी के समान। ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी रहती है 2 से 4 मिलीलीटर की रहती है। अब इसका जो काउंट होता है, नॉर्मल काउंट जो हम लोग स्पर्म का एस्टिमेट करते हैं वो 60 से 150 मिलियन पर ml हम लोग इसका नॉर्मल काउंट एस्टिमेट करते हैं। जो इनफर्टिलिटी होती है हमारा वो 20, अगर स्पर्म काउंट हमारा 20 मिलियन से कम का आता है तो उसमें इनफर्टिलिटी काउंट में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। इन नॉर्मल ह्यूमन 80% ऑफ द स्पर्म शुड बी मोटाइल। फिर अब देखो इसका जो फॉर्मेशन होता है कहाँ, हमारे टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, उसके ऊपर एपिडिडाइमिस रहता है, वास डिफरेंस रहता है और सेमिनल वेसिकल्स रहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारा स्पर्म रहता है इन स्ट्रक्चर से आके कंट्रीब्यूट रहता है। ये हमारा कोई एक सिंगल चीज़ नहीं रहती, कोई सिंगल ऑर्गन से नहीं बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर से आके हमारा ये चीज़ बनती है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग डिटेल में नीट में पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसको कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है, वैसे तो आता नहीं इतना बेसिक क्वेश्चन, पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये सब लिख लोगे। जस्ट आपको यहाँ पर एक रिविजन फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं। देखो, लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमेन इज फाउंड बाय द सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर्स ग्लैंड। द सेलुलर पोर्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। जो हमारा लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा इन लिखे हुए ग्लैंड से आता है, और जो हमारा सेलुलर पोर्शन होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में।
देखो, स्पर्मेटोजोआ कैन लिव अप टू 72 आवर्स इन द फीमेल बॉडी। हमारा स्पर्मेटोजोआ जो रहता है वो 72 घंटे तक फीमेल बॉडी में रह सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओवम की बात करते हैं। ओवम जो होता है हमारा फीमेल बनाती है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम लोग ओवम कहते हैं। आयुर्वेद में इसको आर्तव कहते हैं। देखो, आर्तव जो बेसिकली जो रहता है हमारे आयुर्वेद में दो तरीके से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, अंतापुष्प और बाह्य पुष्प, ठीक है। अंतापुष्प में मतलब जो हमारा ओवम पार्ट रहता है उसको हम लोग मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं, ठीक। प्रत्यक्ष गर्भोत्पत्ति में भाग लेता है ये, ठीक है। जो हमारा सेलुलर पार्ट रहता है क्या कहते हैं, गर्भोत्पत्ति में भाग लेता है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरीज, मतलब कि बीज कोश से प्रोड्यूस किया जाता है। और बाह्य पुष्प जो रहता है हमारा मेंस्ट्रुअल, जो ब्लड मेंस्ट्रुअल की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसको कहते हैं, वो हमारा बाह्य पुष्प में आता है, जो कि हर महीने हमारा शेडिंग होती है। गर्भाशय एवं योनि के शुक्राणु के प्रवेश में मार्ग के लिए बाधा रहित करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट टू मेक द फर्टिलाइजेशन हैपन, ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिटिव सपोर्ट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो हमारे एंडोमेट्रियम के काम रहते हैं वही हमारा अंतापुष्प मतलब बाह्य पुष्प के भी काम रहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमको एक ओवम का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये हमारा हो सकता है आप लोगों में 5 नंबर में पूछा जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग एक बार जस्ट यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले आप लोग देख कर जाना कि यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोग की पढ़ी हुई हैं। हम पहले बता दें, एक ओवम का सबसे बाहर वाला जो स्पेस रहता है उसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। उसके बाहर जो छोटे छोटे सेल्स लगे हैं, जो काली कलर, ये जो जोना पेलुसिडा है, ये काली कलर की जो डार्क लेयर बनी है वो है। उसके बाहर जो छोटे छोटे सेल्स एकदम सूर्य की तरह दिख रहे हैं उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक। और उसके अंदर एक आपको दिख रही है फर्स्ट पोलर बॉडी, उसके अंदर दिख रहा है आपको स्पिंडल फॉर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। इस स्टेज में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने जा रहा है। तो आप लोग मियोटिक और मायोसिस और मियोसिस आप लोग डिटेल में बायोलॉजी में पढ़ के आते हो 12th लेवल तक, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको नहीं पढ़ाते हैं। बेसिकली ये आपका बुक्स में दिया रहता है, इसको जस्ट एक बार आप लोग रिवाइज करके चल पड़ो, ठीक है। और इसमें विटेलस होता है, साइटोप्लाज्म को हम लोग विटेलस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के बाहर की एक खाली स्पेस होता है, इसको हम लोग पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। देखो, अब आता है एक क्वेश्चन आप में आ सकता है फर्टिलाइजेशन नाम से, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आप लोग को एकदम अच्छे से लिखना आता होगा, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं आता है तो ये जो डायग्राम है इसका ओवरलुक ले लो, आप लोग का फर्टिलाइजेशन निकल जाएगा। और इसी को आप लोग थोड़ा थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दो तो आप लोग का फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन पूरा हो जाता है। देखो, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है अकर्स अबाउट 12 to 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। देखो, क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें सेल का नंबर तो बढ़ता है पर सेल का साइज नहीं बढ़ता है। फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीटेड अबाउट 30 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो हमारी स्टेज रहती है उसको हम लोग मॉड्यूला करते हैं। उसके बाद ब्लास्टोसिस बनता है, उसके बाद इम्प्लांट होता है। यहाँ तक हमारा जो स्टेजेस आती हैं ये सब फर्टिलाइजेशन के स्टेजेस में आती हैं। इम्प्लांटेशन के बाद हमारा जेस्टेशन पीरियड तक पूरा का पूरा यहाँ बेबी एंडोमेट्रियम में बढ़ा करता है। जो यूट्रस हमारा एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का बना रहता है, इसमें ये भी दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारा जो समझने वाला यहाँ पर पार्ट रहता है उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज को हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझेंगे। देखो, क्लीवेज की सबसे पहले डिफिनेशन लिखने को आती है। देखो, क्लीवेज इज द सीरीज ऑफ सेल डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग थ्रू विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मल्टीसेलुलर एनिमल। क्लीवेज होता क्या है, बेसिकली ये एक डिवीजन प्रोसेस होता है ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जब हमारा एग फर्टिलाइज कर जाता है उसके बाद जो हमारे डिविजन्स होते हैं, जिसमें ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे कि जो सेल के केवल नंबर बढ़ेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर का हमारा साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक। ओवरऑल जो हमारा जो ओवम का जो साइज़ है उसमें नहीं बढ़ोतरी होगी, तब तक हम लोग क्लीवेज कहेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन में उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ हमारा 23 इसमें मेल के क्रोमोसोम थे, 23 फीमेल के क्रोमोसोम थे। ये हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड हो गए। इन्होंने क्या बना लिया, सबसे पहले जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट से क्लीवेज चालू होगा, मतलब कि जो जाइगोट का न्यूक्लियस है, ये बीच का जो साइटोप्लाज्म है, ये बीच बीच में अंदर से टूटना चालू होगा। तो सबसे पहले ये 2 सेल बनेंगे, फिर उसके बाद 4 सेल बनेंगे, फिर 8 सेल बनेंगे, फिर 16 सेल बनेंगे बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन।
अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमारी 16 सेल की स्टेज रहती है इसी को हम लोग मॉड्यूला या मलबरी लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जो मॉड्यूला के जो हमारे सेल्स रहते हैं उनको हम लोग नाम पुकारते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अप टू 16 सेल स्टेज दैट मॉड्यूला विल बी नोन एज क्लीवेज। सो क्लीवेज कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल की स्टेजेस जो रहती हैं वो क्लीवेज में रहती हैं। इसके बाद जो स्टेजेस मिलेंगी हमारा, उसमें जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये साइज में भी बढ़ने लगेगा। अभी केवल हमारा नंबर में ही इंक्रीमेंट सेल्स के मिल रहा था, इसलिए हम लोग ने इसको क्लीवेज बोला। देखो जो ब्लास्ट सेल जो ब्लास्ट होता है, किसी भी सेल के आगे हम लोग ब्लास्ट लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी है। ब्लास्ट करने की कैपेसिटी, कोई चीज़ डिवाइड तभी करती है जब वो ब्लास्ट होती है, ऐसे आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज आती है वो ब्लास्टुलेशन की स्टेज आती है, जो कि 1 से 2 वीक में पूरी हो जाती है। देखो क्या लिखा है, नाउ आफ्टर मॉड्यूला सम सेल्स रीअरेंज एट आउटर पेरिफेरी एंड सम सेल्स अरेंज एट वन पोल। तो हमारा जो मॉड्यूला स्टेज था 16 सेल वाला, उसमें अब रीअरेंजमेंट होगा सेल्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ सेल्स पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ लग जाएंगे, जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये हमारा आगे चल के प्लेसेंटा बनाएगा। और कुछ सेल्स जो रेड कलर के आपको इस पीडीएफ में दिख रहे हैं वो कहलाते हैं इनर सेल मास, वो हमारा आगे चल के एम्ब्रियोब्लास्ट में, उसको हम लोग एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। मतलब कि ये हमारा चल के आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराएंगे। और एक कैविटी इसमें बनती है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील, और पूरे इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, अब देखो क्लीवेज एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। इसको ये जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला भी इसको कहते हैं। जो हमारा क्लीवेज प्रोसेस रहता है वो ब्लास्टुलेशन तक आने तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका रहता है, ये यहाँ कहने की बात है। Gradually, the blastula gets attached to the endometrium through trophoblast and it starts the formation of the placenta. अब ये जो हमारा ब्लास्टुला है ये धीमे धीमे नीचे करते हुए आएगा और ये हमारा कहाँ अटैच होगा, एंडोमेट्रियम में अटैच होगा थ्रू ट्रोफोब्लास्ट। जो आउटर पेरिफेरी के सेल्स हैं इनके थ्रू अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा करेगा। ठीक है, जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा भी हमारे कोर्स में डिटेल में है, इसको भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये लिखने को आपका आता है। प्लेसेंटा को आयुर्वेद में हम लोग अपरा कहते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा प्रोसेस होता है इसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन इसका मतलब ये होता है 3 जर्म लेयर जब बनती है हमारी, 3 जर्म लेयर का आपको आइडिया होगा कौन सी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इन 3 जर्म लेयर से हमारी पूरी की पूरी बॉडी और ऑर्गन्स बने होते हैं। बेसिकली इसको ये कहते हैं गैस्ट्रुलेशन में द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनार डिस्क। ठीक है, अंदर वाले जो सेल्स रहते हैं, इसका हमने हिंदी में आपको लिख दिया है कि जो अंदर वाले सेल्स रहते हैं 3 लेयर्स में बट जाएंगे। ठीक है, 3 लेयर कौन सी, वही हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब इसके स्टेप्स हमारे लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट समझने में होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हम दे रहे हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपको कहेंगे आप लोग बुक रीड करो, उसके बाद फिर ये जो इसके बाद आप लोग बुक रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, विजुलाइज होंगी। तो देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, ये जो इनर का सेल का मास था, जो ब्लास्टोसिस्ट वाला का इनर सेल मास ब्लास्टोमियर्स थे हमारे, वो अब फिर से अरेंज हुए 2 लाइन्स में। ठीक है, जैसे ऊपर की ये 2 लाइन्स दिख रही हैं, ऊपर वाली लाइन को कहा एपीब्लास्ट और नीचे वाली लाइन को कहा हाइपोब्लास्ट। देखो ये आपको एक सिंपल गोला सा दिख रहा है बाहर की तरफ, ये ट्रोफोब्लास्ट है। डायग्राम की क्लैरिटी के लिए हमने इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, गोले गोले नहीं बनाए हैं। ठीक है, पर आप इसमें कंसीडर करोगे जो बाहर की पतली सी जो लाइन दिख रही है वो हमारी ट्रोफोब्लास्ट वहाँ पर है ही है। अंदर की जो ब्लास्टोसिस्ट जो क्या कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट था अंदर का, वो 2 लेयर में डिवाइड कर गया जिसको एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहा। एपीब्लास्ट आगे चल के हमारा क्या बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा। हाइपोब्लास्ट आगे चल के हमारा क्या बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। एपीब्लास्ट के ऊपर वाली जो कैविटी रहती है उसको हम लोग एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियोटिक कैविटी से डेवलपमेंट ऑफ एमनियॉन होता है या कोरियन जिसको कहते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड का ये डेवलपमेंट करता है। और जो हाइपोब्लास्ट के नीचे वाला स्पेस बचता है उसको हम लोग योग सैक कहते हैं, इससे डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज होता है।
ये जो क्वेश्चन है आपके MCQs में पूछा जाएगा कि एम्ब्रियो में डेवलपमेंट ऑफ RBCs कहाँ से होता है, तो आप लोग को योग सैक उसमें आंसर लगाना पड़ेगा। देखो लिखा है द इनर सेल मास मेक्स 2 सेल लेयर डिवाइडिंग द ब्लास्टोसील इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम लोग अगर एक सेकंड बेटा, देखो ये जो हमारा योग सैक वाला जो डायग्राम है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे, ठीक है, अब जैसे ये मान लो सर है किसी का, ठीक, इसको हम ऊपर की तरफ से मतलब कि सुपीरियर व्यू अगर लेंगे तो ये हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा और उसको हम बीच से एक लाइन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और ऊपर वाला एंड कहा जाएगा क्रेनियल एंड, नीचे वाला एंड कहा जाएगा कॉडल एंड। ठीक है बेटा, अब देखो इसको 2D सेक्शन में अगर हम लोग हाफ काट के देखेंगे, समझ रहे हो, इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन आप लोग करना, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको हम लोग ऊपर की तरफ मतलब कि सुपीरियरली देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसका जो यार ऊपर वाला एंड है, इसको हम लोग ने कहा क्रेनियल एंड, जिससे हमारा आगे चल के माउथ बनता है, और नीचे वाला होता है हमारा कॉडल एंड, जिससे आगे हमारा एनस बनता है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ने ऐसा 2D में काटा, सैंडविच की तरह काटा, एक हाफ स्ट्रक्चर लिया। ठीक है, तो ऊपर वाली जो सेल की लेयर थी हमारी एपीब्लास्ट थी, नीचे वाली सेल की लेयर हमारी हाइपोब्लास्ट थी। ठीक है, देखो तो अब इसमें क्या हुआ कि कुछ सेल्स एपीब्लास्ट के आपस में आके कंडेंस करेंगे, जो कि हमारा एक जैसे चाबी जैसा स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है काला काला, वो आके बनाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो डंडे जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं PS, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक, और जो एक नोड जैसा स्ट्रक्चर है, गोले जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या कह दिए, प्रिमिटिव नोड। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो आगे का क्या होगा, अब इसी चीज़ में जो कि हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड था, इसके जो अंदर सेल कंडेंस्ड हुए थे, अब ये इसके बाहर पेरिफेरी में आके लग जाएंगे, और ये जो अंदर जो होगा एक हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऊपर वाले नोड का पार्ट जो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी ग्रूव में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो डंडे वाला पार्ट था वो हमारा प्रिमिटिव डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, अंदर के जो सेल्स हैं बॉर्डर पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ये जो प्रिमिटिव ग्रूव के सेल्स हैं ये नीचे आकर हाइपोब्लास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये प्रिमिटिव ग्रूव के यहाँ पर जो सेल्स अंदर की तरफ लगे हैं वो अब नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा आना चालू करेंगे, और ये हाइपोब्लास्ट के सेल को रिप्लेस करके एंडोडर्म बनाते हैं। देखो नीचे हाइपोब्लास्ट लगी थी, और ये जो नीचे वाले डायग्राम में देखो यहाँ एंडोडर्म दिखाई दे रही है। एंडोडर्म बनी कैसे, तो ये जो हमारे प्रिमिटिव ग्रूव के सेल्स थे यही नीचे आके हाइपोब्लास्ट के सेल को रिप्लेस करके एंडोडर्म इन्होंने बना दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहली जो फर्स्ट फॉर्म लेयर कौन सी होती है, तो आप लोग जवाब दोगे हमारी पहली फॉर्म जो लेयर होती है एक्टोडर्म होती है, और जो सेकेंड फॉर्म हमारी लेयर होती है वो एंडोडर्म रहती है, और थर्ड फॉर्म हमारी लेयर रहती है वो मीजोडर्म रहती है। अब इसके आगे हमारा मीजोडर्म बनने की तैयारी होगी। ठीक है, ग्रेजुअली एक बीच में लेयर और बन जाएगी नोन एज मीजोडर्म, एक बीच में और लेयर इसके ले डाउन होंगे, जिसको हम लोग ने मीजोडर्म नाम से बोल दिया। अब वो कहाँ से हुई कैसे हुई ये आपके मतलब का नहीं, तो सबसे पहले क्या बनी एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर हमारी क्या बनी एंडोडर्म बन गई। अब देखो क्या हो गया, अब हमारा प्रिमिटिव ग्रूव के जो कुछ सेल्स थे वो नीचे उतर के एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे।
जो हमारी एंडोडर्म है, अगर मान लो ये एक सैंडविच है, सैंडविच के बीच में हम लोग ने एक टूथपिक लगा दी, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया, तो उसी को हम लोग नोटोकॉर्ड बोलेंगे। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरलेशन ये करेगा, मतलब न्यूरल टिश्यू का ये फॉर्मेशन नोटोकॉर्ड करेगा। अब ये वाला एग्जाम है, इसका जो थोड़ा सा हम लोग ने 2D व्यू लेटरल साइड से लिया है, ये दिखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। इससे आप लोग को ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। अब क्लीवेज की जो असली डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। देखो, विद इन फ्यू आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स व्हिच अकर्स इन अ रैपिड सक्सेशन टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट इन द एडिशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये हमारा क्या होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगे, जो कि हमारा रैपिड सक्सेशन मतलब कि ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी होता है, तो प्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन द नंबर। हमने आपको पहले भी बताया था, जो क्लीवेज में जो प्रोसेस होता है वो केवल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स रहता है, विदाउट एनी एडिशन टू इट्स वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, केवल और केवल नंबर्स बढ़ेंगे। देखो, इसमें क्या प्राइमरी इवेंट्स रहते हैं, देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल्स नहीं होती, केवल डिवीजन होता है। नो चेंज इन शेप, जो सेल्स जो हमारा पेरेंट सेल्स था और डॉटर सेल्स में कोई शेप का अंतर नहीं रहेगा। नो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन द साइटोप्लाज्म में किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखो, थोड़ा सा इसमें आप लोग देखेंगे जर्म लेयर, देयर आर 3 जर्म्स लेयर। एंडोडर्म होती है जो फर्स्ट जर्म लेयर होती है, फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास होती है। तो देखो, थोड़ा सा इसमें आप लोग देख लेना, सबसे पहले वाली जो जर्म सेल्स रहती है वो एक्टोडर्म नहीं रहती है, वो एंडोडर्म रहती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा एंडोडर्म आके बना, जो कि प्रिमिटिव ग्रुप से सबसे पहले हमारा एंडोडर्म बना। उसके बाद सेकेंड हमारा जो फॉर्म होगा वो ऊपर की लेयर जो एक्टोडर्म बनेगी। फिर उसके बाद जो हमारा रहेगा वो हमारी मीजोडर्म बनती है। इसको आप लोग को देखना है। अब आगे का पार्ट थोड़ा सा हम लोग बुक से रीड करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एंडो मीन्स इनसाइड, फर्स्ट जर्म लेयर ये रहती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास ये करती है। एक्टोडर्म, एक्टो मीन्स आउटसाइड, सेकेंड जर्म लेयर, रिमेनिंग सेल्स ऑफ द इनर सेल मास बी सम कॉलमनर सेल्स। ये जो इसमें जो सेल्स रहते हैं थोड़े कॉलमनर टाइप के रहते हैं, ठीक है। और मीजोडर्म जो रहती है हमारी थर्ड लेयर होती है, जो कि एकदम लास्ट में बनती है, बिटवीन एंडोडर्म और एक्टोडर्म रहती है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में भी देख चुके हैं। द एम्ब्रियो प्रॉपर एक्वायर्स द फॉर्म ऑफ अ 3 लेयर डिस्क, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिसको हम लोग एम्ब्रियोनिक एरिया भी बोलते हैं। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। द 3 layers that constitute this embryonic disc, ठीक है। फिर वही तीनों नाम लिखे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आके हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। देखो, एंडोडर्म, सम सेल्स ऑफ द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू द फ्लैटेंड सेल्स that come into the free surface. These constitute the endoderm, which is thus the first germ layer to be formed. अब देखो, एंडोडर्म, एक्टोडर्म उसके बाद बनती है। द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द इनर सेल मास बिकम कॉलमनर, these cells from the second germ layer form the ectoderm. The embryo is now form a disc having 2 layers, ठीक है। अब इसमें 2 लेयर की डिस्क बन गई। अब उसके बाद जो तीसरी हमारी बनी लास्ट में, जो बीच वाली लेयर थी वो बनेगी मीजोडर्म। सेल मल्टीप्लाइंग इन द प्रिमिटिव स्ट्रीक, देखो वही चीज़ हम लोग ने जो पढ़ी थी वही आई। Cells multiplying in the primitive streak move into the interval between the ectoderm and endoderm and form a mesoderm, जो कि थर्ड जर्म लेयर हमारी कहलाई। अब देखो, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द 3 जर्म लेयर्स क्या क्या होते हैं, ये आप लोग को थोड़ा सा इसमें याद करने का टॉपिक है। एंडोडर्म में जो रहता है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है। एंडोडर्म हमारा अंदर की चीज़ बनाता है, मोटा मोटा इसको आप लोग ऐसे पकड़ेंगे, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वगैरह रहता है वो सब एंडोडर्म बनाता है। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पूरा का पूरा इंटरनल ऑर्गन नहीं बनाएगा, ये केवल एपिथेलियल लाइनिंग ही बनाएंगे, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। ये कभी मत कह देना कि जो हमारा एंडोडर्म रहता है वो पूरा का पूरा ईसोफेगस या पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर या लिवर बनाता है। हमेशा इसके आगे ये लगा देना, एपिथेलियल लाइनिंग हमेशा बनाता है।
अब एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स, ऑडिटरी ट्यूब्स, टॉन्सिल्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एपिथेलियल ऑफ द थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, थाइमस ग्लैंड्स, ये जितने भी रहते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल कॉर्पस ग्लैंड, ये सब आप लोग पढ़ते चले जाना। अब देखो एक्टोडर्म, ऑल द नर्वस टिश्यू, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, हेयर फॉलिकल्स, एरेक्टर पाइलाई मसल्स, नेल्स एंड एपिथेलियम ऑफ द स्किन ग्लैंड, जो हमारा थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है जिसको हम लोग आयुर्वेद में पित्तरस भाव वगैरह थोड़ा सा कहते हैं, वो हमारा एक्टोडर्म से बनता है। बाहर वाला जो लेयर होता है सबसे, उसको कहते हैं। हेयर फॉलिकल्स, एरेक्टर पिलाई मसल्स, नेल एंड एपिथेलियम ऑफ द स्किन ग्लैंड्स, लेंस, कॉर्निया, इंटरनल आई मसल्स एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर का वो जो फॉर्मेशन रहता है वो हमारा एक्टोडर्म का करता है। न्यूरो एपिथेलियम ऑफ द सेंस ऑर्गन, एपिथेलियम ऑफ द ओरल कैविटी। देखो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो एपिथेलियम ऑफ द ओरल कैविटी होता है वो हमारा एक्टोडर्म में बनाता है। बाकी जो थोड़ा सा हमारा एलिमेंट्री कनाल का एपिथेलियल लाइनिंग होता है अंदर के ऑर्गन्स का, वो हमारा एंडोडर्म में बनाता है। एपिथेलियम ऑफ द पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ब्रोंकाई, ये सब जो चीज़ें हैं आपकी थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ोगे तो ये आप लोग को याद हो जाएगा। देखो एग्ज़ाम में अगर आता है कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म से क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको मैक्सिमम 6 से 7 अगर तीनों चीज़ में याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। सारा का सारा आप लोग नहीं लिख सकते हैं, इसकी आप लोग गारंटी हमसे ले लो। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो समझ में आती हैं वो आप लिख लेना, तीनों में 5 या 6 से, बाकी सब छोड़ते चले जाना यहाँ पे। तो ये हमारा जो पार्ट था, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट हमारा एम्ब्रियोलॉजी का गैस्ट्रुलेशन तक का, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। अब इसके आगे का लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, और जैसे ही हमारा प्लेसेंटा बन जाएगी उसके बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे, आपको फीटल सर्कुलेशन पढ़ाएंगे। ठीक है।